हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं वैदिक काल का नेक्स्ट पार्ट। और हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज वैदिक काल का भी सेकेंड पार्ट है और ये इसी पार्ट में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया था, थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन जरूरी है करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऋग्वैदिक काल, जिसको हमने प्री वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल भी बोला था, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, प्री वैदिक पीरियड का जो टाइम था वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था, एंड जो लेटर वैदिक पीरियड था वो 1000 से 600 BC तक उसका काल था। अच्छा, इसको ऋग्वैदिक क्यों बोलते हैं? तो इसको ऋग्वैदिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया था, और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो बाकी 3 वेद बचते हैं, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और साथ ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सबको लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। और जो पीरियड था 1500 BC से लेकर 600 BC तक का, उसमें बीच में जो 1000 BC आएगा, उसमें एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी भारत में, और वो थी लोहे की खोज। लोहे की खोज भारत में कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। लोहे की खोज भारत में सर्वप्रथम 1000 BC में हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा में हुई थी। ये बात हम लोग कल कर चुके हैं, और कल हमने वेदों के बारे में भी पढ़ लिया था। चारों वेद, उनमें क्या क्या गिवन है चारों वेदों में, और साथ ही उन वेदों के रचनाकार कौन है या फिर उनके उपवेद कौन है, ये, और उनके जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से, ये सब हम कल पढ़ चुके थे। और आर्यों के बारे में भी हमने देखा था कि आर्य जो थे वो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे, और आर्य आए कहाँ से थे भारत में बेसिकली। तो इस चीज़ में भी कई विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं, उन्होंने बोला है अलग अलग। जैसे कि अगर मैक्स मुलर की बात हम करते हैं, तो मैक्स मुलर ने बोला है कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे मैक्स मुलर, इन्होंने बोला है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। जबकि अगर डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करते हैं तो वो अलग बोलते हैं, दयानंद सरस्वती वो अलग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से, और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उन्होंने बोला था कि ये आर्कटिक ध्रुव से आए थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक थी उनकी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, उसमें उन्होंने बताया था कि ये आर्य जो थे ये उत्तरी ध्रुव से यानी कि आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो इतनी बात हम कल कर चुके थे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और राइटिंग तो मेरा अब आपको समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ, राइटिंग अब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें राइटिंग ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब अच्छा हो गया है मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है ये आप बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में जीवन कैसा था? तो वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो एक कबीले के रूप में रहते थे, टोलियां बना बनाकर कबीले, और उन कबीलों को क्या जो कबीलाई जीवन था उनका, और उन कबीलों को क्या बोलते थे, तो जन बोलते थे, जन बोलते थे उन कबीलों को। और उन जनों का जो अध्यक्ष होता था उसको या तो जनस्य गोपा कहते थे, और या फिर उसको राजन कहते थे। ठीक है, या तो जनस्य गोपा या राजन, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता था, कबीले के अध्यक्ष को, राइट। और जो कृषि की तुलना में पशुचारण का अधिक महत्व था। आपने देखा होगा कि जब अगर पशुचारण को अधिक महत्व दिया जाएगा तो पशुओं को चराने, और कृषि को महत्व नहीं दिया जाएगा तो उस टाइम पे पशुओं को चराने के लिए इधर से उधर भ्रमण किया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग, आर्य लोग जो थे, कृषि की तुलना में पशुचारण को अधिक महत्व दिया इन्होंने, और ये भ्रमणशील थे, पशुचारण तो थे ही, और युद्धरत भी थे। और युद्ध का कारण क्या होता था? तो युद्ध का कारण होता था गाय। गाय इस वैदिक काल का जो एक पवित्र पशु भी माना जाता था। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि गाय जो थी एक पवित्र पशु थी, और गाय ही युद्ध का कारण थी। जो ये कबीले होते थे, ये जन होते थे, ये युद्धरत रहते थे। उसका युद्धरत रहने का कारण क्या था? तो ये युद्धरत रहने का कारण था गाय। गाय को लेकर इन लोगों के बीच युद्ध होता था। और गाय को अघन्या भी बोला गया है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है वैदिक सभ्यता में।
या फिर गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है वैदिक सभ्यता में, ऐसे करके लैंग्वेज बनाकर पूछा गया है। तो गाय को अघन्य बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य है। गाय जो है ये मारने योग्य नहीं है, इसका मतलब है ये। और जो गायों की चोरी भी होती थी, तो गायों के जो चोर होते थे उनको पड़ी बोला जाता था। गायों के जो चोरी करने वाले लोग होते थे उनको पड़ी बोला जाता था, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो वैसे सबसे पवित्र पशु तो गाय था वैदिक काल में, लेकिन जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण तो गाय ही थी, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पशु अगर पूछा जाए तो वो था घोड़ा। अच्छा, कल हमने बात की थी कि जो सिंधु नदी है इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है, जबकि जो सरस्वती नदी है उसको तो माते तमा और नदी तमा कहा गया है, सबसे पवित्र नदी है वो। लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी हमारी सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्य, ठीक है। इसका इंक लगता है खत्म हो गया। तो और ये जो वैदिक सभ्यता थी यानी कि ऋग्वैदिक काल था, इसमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिला है। जबकि नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा यहाँ पे थी, लेकिन सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला है। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की, जो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो यही है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन भी इसका कर लीजिएगा। तो उर्वरा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उपजाऊ जमीन के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग हुआ है। खिल्ले शब्द का प्रयोग हुआ है ऊसर भूमि, मतलब बंजर भूमि जहाँ कुछ कोई भी फसल ना उगाई जा सके, उसको खिल्य बोलते थे वैदिक काल में, और उसका अर्थ होता था ऊसर भूमि। लांगल किसको बोलते थे? तो लांगल हल को बोला जाता है। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, कई एग्जाम से पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वक्र, तो वक्र तो आप अभी भी आपको पता होगा कि बैल का तत्सम है, ठीक है। तो बैल के लिए बोला जाता था। शकम और करिस, ये दोनों वर्ड जो लिखे हुए हैं, शकम एंड करिस, आई होप कि आपको क्लियरली विजुअल होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ जरा। यस, मैंने चेक कर लिया, ये आपको क्लियरली विजिबल है। तो सकम और करिस जो है ये खाद के लिए बोला जाता था। खाद्य नहीं, वो खाद जो मतलब फसलों में दिया जाता है, क्योंकि ये वाली जो शब्दावलियाँ सारी ये कृषि से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो सकम और करिस खाद को बोला जाता था। उर्दर जो बोला जाता था वो अनाज रखने का एक बर्तन होता था, राइट। आजकल तो टंकी होती हैं, तो उस टाइम पे, और सिंधु सभ्यता में एक अन्नागार बनाया गया था, तो यहाँ पे जो अनाज रखने का बर्तन था वो उर्दर कहलाता था। और यब नाम के एक अनाज का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो अनाज था कौन सा ये किसी को नहीं पता। I mean, उसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये अनाज था कौन सा, जौ था या गेहूँ था। और इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है, या तो जौ था वो यव, या फिर वो गेहूँ था। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये कह के आएगा, I mean, इस लैंग्वेज के साथ आएगा कि अनाज को क्या बोला जाता था या फिर यव क्या है, ठीक है। और अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है कुछ शब्दावलियाँ। आपने देखा ही होगा कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत आने लगे आजकल एग्जाम में, यूपीपीसीएस तक में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बलि किसको बोला जाता है? तो बलि बोला जाता है स्वेच्छा से राजा को दिया गया उपहार। स्वेच्छा से राजा को दिया गया उपहार जो है वो बलि कहलाता है। बेकनार किसको बोलते हैं? तो सूदखोर, जो सूदखोर लोग होते हैं उनको बेकनार बोलते हैं। अमाजू किसको बोलते हैं? तो अमाजू बोलते हैं आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्या को, राइट। आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्या को बोलते हैं अमाजू। बहतू क्या है? तो बहतू है कन्या का जब विवाह हो रहा हो तो उस समय दिए जाने वाले उपहारों को बोलते हैं बहतू। नृत्य क्या होता है? तो ये नृत्य होता है एक जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। और क्षेत्रज क्या है? क्षेत्रज है नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, मतलब कि वहाँ पे नियोग प्रथा प्रचलित थी प्री वैदिक पीरियड में, और वो जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान होती थी उसको बोलते थे क्षेत्रज, राइट। अच्छा, नियोग प्रथा प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, राइट। तो अब मुझे ये लगता कि 2-3 वीडियो में हम 3 वीडियो हो चुके हैं वैदिक सभ्यता के, तो इन तीनों वीडियो में हमने कवर कर लिया है सारा कुछ। इससे बाहर पीटी के एग्जाम में या फिर वीडियो के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है।
आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म एंड देन जैन धर्म। ऐसे ही करके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ राइटिंग इम्प्रूव हुआ है मेरा नहीं हुआ है ये भी बताइएगा ज़रूर। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की एक उसका जो इंटर कॉलेज में लिपिक की भर्ती आनी थी वो अब आ चुकी हैं। आई तो नहीं है, मतलब अभी एक जनरल ऑर्डर ही आया है, जियो ही आया है इसका, और ये 6 अक्टूबर से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जनवरी तक, यानी कि 16 जनवरी 2023 तक इसका फाइनल, यानी कि आपको मिल जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर भी। 16 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी फिनिश करनी है। टाइमलाइन दी हुई है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चैनल पर विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद एंड बाय।